Hello everyone, myself Mrs. Finda. Welcome to online class. Today I would like to teach you प्रोफेसर अंबेडकर। उच्च कोटि के विद्वान होने के बावजूद अंबेडकर का जीवन सुख शांति से नहीं बीत रहा था। ऐसे में उन्हें समाचार मिला कि मुंबई के सिडेनहैम कॉलेज में एक प्रोफेसर का स्थान खाली है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस पद के लिए अर्जी दी और सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर को सिडेनहैम कॉलेज में नवंबर 1918 में 450 रुपये मासिक वेतन पर राजनैतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त कर लिया। डॉक्टर अंबेडकर का यह नौकरी स्वीकार करने का एक ही उद्देश्य था कि कुछ रुपए एकत्र करके लंदन में छोड़ी हुई कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई को पूरा किया जाए। पहले पहल तो सिडेनहैम कॉलेज के छात्रों ने अंबेडकर को कोई महत्व नहीं दिया। उनका विचार था कि एक अछूत हिंदू समाज के उच्च वर्ग के छात्रों को क्या पढ़ाएगा, परंतु धीरे धीरे सारे छात्र अंबेडकर के गहरे अध्ययन और उनके स्पष्टीकरण की प्रभावशाली शैली से आकर्षित होने लगे। कोई भी छात्र उनकी कक्षा से अनुपस्थित नहीं रहता था, यहाँ तक कि दूसरे कॉलेज के छात्र विशेष अनुमति लेकर उनका लेक्चर सुनने के लिए आने लगे। अंबेडकर का नाम बम्बई के स्कूल कॉलेजों में प्रसिद्ध हो गया। वह एक सफल प्रोफेसर के रूप में स्थापित हो चुके थे, परंतु इसके बावजूद छुआछूत की लानत ने उनका पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा। कुछ गुजराती प्रोफेसरों ने घोड़े में से डॉक्टर अंबेडकर के पानी पीने पर आपत्ति की, जिसमें से सभी प्रोफेसर पिया करते थे। मूकनायक का प्रकाशन 1919 में डॉक्टर अंबेडकर की कोल्हापुर के महाराज छत्रपति साहू जी से मुलाकात हुई। डॉक्टर अंबेडकर ने महाराजा से एक पाक्षिक समाचार पत्र निकालने के लिए आर्थिक सहायता हेतु निवेदन किया, जिसे महाराजा ने तुरंत मान लिया। उन्होंने 31 जनवरी 1920 को एक पाक्षिक समाचार पत्र जारी किया। इसका नाम था मूकनायक, अर्थात गूंगों का नेता। इसके पहले ही अंक में डॉक्टर अंबेडकर ने अत्यंत सरल, आश्वस्त करने वाली और सशक्त भाषा में अखबार का लक्ष्य रेखांकित करते हुए लिखा कि भारत असमानता का घर है और हिंदू समाज एक बहुमंजिली मीनार की तरह है, जिसमें न तो कोई सीढ़ी है और न ही कोई दरवाज़ा। जो जिस मंजिल पर जन्मा है उसी में मरेगा। हिंदू समाज के 3 भाग हैं, ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण, अछूत। उन लोगों के लिए यह कितनी शर्म की बात है जो कहते हैं कि परमात्मा पशुओं, पेड़ पौधों व अन्य जीव जंतुओं में निवास करता है, परंतु अपने ही समान मनुष्य को वे अछूत समझते हैं। मूकनायक में छपे एक अन्य लेख में उन्होंने कहा कि भारत को केवल स्वतंत्र कराना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु भारत एक ऐसा श्रेष्ठ राष्ट्र बने जिसमें सभी को धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक मामलों में समान अधिकारों की गारंटी हो, जिसमें सभी को अपने भविष्य को उज्जवल बनाने और उन्नत करने का अवसर मिले। एक और लेख में उन्होंने कहा कि जिस स्वराज्य में दलितों के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी नहीं हो, वह उनके लिए स्वराज नहीं होगा, अपितु यह उनके लिए एक नई गुलामी होगी। मार्च 1920 में
कोल्हापुर रियासत के आन गांव में अछूतों की एक कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता डॉक्टर अंबेडकर ने की। इसमें माननीय साहू जी महाराज स्वयं पधारे। इस अवसर पर बोलते हुए जब महाराज ने एक पैगंबरी अंदाज में यह घोषणा की तो श्रोता मंत्रमुग्ध रह गए। आपको अंबेडकर के रूप में आपका मुक्तिदाता मिल गया है। मुझे विश्वास है कि ये आपकी दासता की बेड़ियों को काट गिराएंगे। यही नहीं, मेरा अंतःकरण कहता है कि एक समय आएगा जब डॉक्टर अंबेडकर ऐसे नेता बनेंगे जिनकी ख्याति पूरे भारत में फैलेगी और जिसकी विद्वता का लोहा प्रत्येक व्यक्ति मानेगा। जिस समय डॉक्टर अंबेडकर ने मुखनायक शुरू किया वह ऐसा भयानक और अनुचित काल था कि बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में मुखनायक के शुरू होने का विज्ञापन भी प्रकाशित करने से इनकार कर दिया। हालांकि विज्ञापन के लिए रुपए भी दिए जा रहे थे। वापिस लंदन, डॉक्टर अंबेडकर ने प्रोफेसरी की नौकरी में से कुछ रुपए बचाए। कुछ सहायता महाराजा कोल्हापुर से ली और 5,000 रुपये का कर्जा अपने मित्र नोबल भटेना से लिया और दूसरी बार जुलाई 1920 में कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन रवाना हो गए। लंदन पहुंचकर सितंबर 1920 में कानून, बैरिस्ट्री व अर्थशास्त्र की पढ़ाई में जुट गए। वे 12-12 घंटे 18-18 घंटे तक पढ़ते थे। डॉक्टर अंबेडकर शाम को या रात को जब पुस्तकालय से बाहर निकलते तो पुस्तकों से तैयार किए एक नोट्स टिप्पणियों से उनकी जेबें ठसाठस भरी होती थी। पुस्तकालयों के बाद घर पर अध्ययन आरंभ हो जाता था। काफ़ी रात होने पर मस्तिष्क तो फिर भी साथ होता था परंतु पेट नहीं। भूख सताने लगती परंतु खाने को कुछ भी न होता। किसी मित्र ने एक बार कुछ पापड़ दिए थे जो डॉक्टर अंबेडकर ने संभाल कर रखे थे। एक कप चाय और एक पापड़ खाकर ही निर्वाह कर लेते और फिर पढ़ाई में जुट जाते। पढ़ते पढ़ते कई बार दिन चढ़ आता था। उनके साथी सुबह गहरी नींद से जागते तो देखते ही अंबेडकर अभी भी अध्ययन में लगे हैं। वे उनसे प्रार्थना करते, अब सो जाओ अंबेडकर, दिन चढ़ने वाला है। परंतु डॉक्टर अंबेडकर यह कहकर कि मेरे लिए गरीबी और समय के अभाव के कारण आराम हराम है, पढ़ते ही रहते। अंबेडकर केवल 8 पाउंड से महीना भर गुजारा कर लिया करते थे। वे एक बुजुर्ग महिला के मकान में रहते थे और यहीं पर सुबह का नाश्ता व रात का भोजन करते थे। अंबेडकर इंग्लैंड में न तो कपड़ों पर खर्चते थे और न बसों के किराए पर ही। यात्रा व्यय बचाने के लिए वे लंदन जैसे बड़े शहर में भी कई बार पैदल ही आया जाया करते थे। उन्होंने कभी होटलों, सैर सपाटे अथवा सिनेमा आदि पर रुपए नहीं लुटाए। दुनिया के इतिहास में डॉक्टर अंबेडकर जैसे महापुरुष कम ही मिलते हैं जो भूखे रहे हों, जो पूरे कपड़ों के लिए तरसते रहे हों और जो अनिवार्य यात्रा व्यय के लिए बिलबिलाते रहे हों। भूख लगने पर चाय या कॉफ़ी का एक प्याला पीकर पेट की आग बुझा लेते। इच्छाओं को मारना, उमंगें दबाना और प्रत्येक संकट को हंसते हंसते झेल लेना, ऐसा ही था डॉक्टर अंबेडकर का जीवन यापन। अंबेडकर ने दृढ़ निश्चय कर रखा था, या तो ध्येय
को प्राप्त करके रहूँगा या फिर अपने प्राण त्याग दूँगा। इस प्रकार के संघर्षपूर्ण शिक्षण से डॉक्टर अंबेडकर ने 1921 में ब्रिटिश भारत में साम्राज्य पूंजी का प्रादेशिक विकेंद्रीकरण नामक थीसिस पूरी करके मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। 1923 में उनके शोध प्रबंध रुपए की समस्या को लंदन यूनिवर्सिटी ने स्वीकार कर उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्रदान की। 1923 में ही डॉक्टर अंबेडकर बम्बई आए। एमए, पीएचडी, एमएससी, डीएससी और बार एट लॉ बनकर बैरिस्टर के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने भारत लौटने पर वकालत करने का निश्चय किया, क्योंकि वकालत करते हुए उन्हें जनता की सेवा करने का मौका मिल सकता था और साथ ही जीवन निर्वाह के साधन उपलब्ध हो सकते थे। यहाँ भी अछूत का लेबल उनके साथ लगा रहा। साथ ही वकील उन्हें पूर्ण आदर नहीं देते थे। कई उनका मजाक उड़ाते, उन पर व्यंग करते और उनके साथ किसी प्रकार का भी सहयोग करना पाप समझते। कुछ जज भी डॉक्टर अंबेडकर से ईर्ष्या करते थे। भांति भांति की कठिनाइयों के होते हुए भी एक वकील के रूप में डॉक्टर अंबेडकर के पांव जमने लगे। डॉक्टर अंबेडकर के पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस आया। 3 लेखकों बागड़े, जेधे व जावलकर ने देश के दुश्मन नाम से एक पुस्तक लिखी, जिसमें लेखकों ने समाज को जातियों में बांटकर और छुआछूत फैलाकर देश को पतन की ओर ले जाने के लिए ब्राह्मणों को भारत का नाश करने वाला कहा और ब्राह्मणों को देश का दुश्मन सिद्ध किया। यह भी लिखा कि ब्राह्मण निचले जाति वालों को पशु से भी निम्नतर समझते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, धर्म के नाम पर पाखंड फैलाते हैं और देश को पतन की ओर ले जाते हैं। इस पर पूना के 5 ब्राह्मणों ने लेखकों पर मानहानि का केस दायर किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने लेखकों की पैरवी की। उन्होंने अपने तर्कों पर ब्राह्मणों की दलीलों की धज्जियां उड़ा दी। वह साबित किया कि लेखकों ने केवल एक सच्चाई का वर्णन किया है। ब्राह्मण केस हार गए। इस विजय से एक बैरिस्टर के रूप में उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और बम्बई हाई कोर्ट में उनका नाम चमकने लगा। बम्बई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सर जोहन बैनम पहले डॉक्टर अंबेडकर के साथ ईर्ष्या करते थे, परंतु डॉक्टर साहब ने अपने मुकदमों के पक्ष में अपनी विद्वतापूर्ण दलीलों द्वारा अपनी योग्यता से चीफ जस्टिस का मन जीत लिया। फिर तो चीफ जस्टिस डॉक्टर साहब के केसों की सुनवाई के समय स्वयं जजों की बेंच पर बैठने की इच्छा करते थे। जिस चीफ जस्टिस ने डॉक्टर अंबेडकर को गवर्नमेंट लॉ कॉलेज की प्रिंसिपल की नौकरी से दूर रखा था, वही डॉक्टर साहब की विद्वता से इतना प्रभावित हुए कि उसने यह पद उन्हें देने की स्वयं सिफारिश की। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर एक सुलझे हुए, योग्य और प्रमुख वकील व अछूतों के नेता के रूप में स्थापित हो गए। डॉक्टर साहब की स्पष्टवादिता व विद्वता का लोहा मानते हुए बम्बई के राज्यपाल ने डॉक्टर अंबेडकर को बम्बई विधान परिषद का सदस्य मनोनीत कर लिया।